नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं लेबर वेलफेयर रेगुलेशंस यानी श्रम कल्याण अधिनियम के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इससे रिलेटेड आईटीआई में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप कहीं इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं वर्क करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, संशोधित कारखाना अधिनियम 1987 में अध्याय 4A किससे संबंधित जोड़ा गया? वयस्कों के काम के घंटे, युवकों की नियुक्ति, विशेष प्रावधान, संकटमय क्रियाएं। तो संशोधन अधिनियम में जो 4A एक्ट था उसे हम लोग संकट क्रियाओं के थ्रू जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का प्रावधान है? भुगतान के नियम, आश्रितों की मान्यता, क्षति के भुगतान की दर, ये सभी। तो 1923 प्रावधान के तहत ये सारे रूल्स फॉलो किए गए थे। अगला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की राशि है 15 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 4.56 लाख। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 4.56 लाख का भुगतान की राशि का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? एक व्यक्ति जिसका रोजगार आकस्मिक प्रवृत्ति का है, सेना में सेवारत व्यक्तियों पर, जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उपरोक्त सभी। तो जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम होता है वो एक व्यक्ति जिसका रोजगार आकस्मिक प्रवृत्ति का हो उस पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1995 के संशोधन के अनुसार मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? 2.28 लाख, 2.74 लाख, 2.28 लाख, 3.28 लाख, 3.74 लाख। तो यहाँ पे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम संशोधन में जो अधिकतम राशि की गई थी वो थी 2.28 लाख। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 न्यूनतम कितने कर्मचारी होने पर लागू होता है? 10, 15, 20, 25। तो कर्मचारी बीमा अधिनियम जो 1948 है वो लगभग 10 व्यक्तियों के कर्मचारियों के होने पर लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना प्रतिशत होता है? 1.0, 1.5, 2.0, 2.5। तो जो कर्मचारी होते हैं वो उनकी मजदूरी का 1.5% योगदान होता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति को प्रसूति लाभ अवधि के दौरान कितनी मजदूरी दी जाती है? आधी मजदूरी, 3/4 मजदूरी, पूरी मजदूरी, 25% मजदूरी। तो प्रसूति लाभ अवधि के दौरान जो मजदूरी होती है वो पूरी दी जाती है। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किन किन कार्य क्षेत्र में लागू किया गया है? रेलवे, कारखाने, उद्योग, ये सभी। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 इन सभी जगहों पर लागू किया गया है, कारखाना, रेलवे, उद्योग, सभी जगह पे। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं? समय पर भुगतान, भुगतान में नियमितता, अनुचित कटौतियों पर प्रतिबंध, उपरोक्त सभी। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के ये सारे ही प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका मासिक वेतन है 500 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये। तो मजदूरी भुगतान जिनका 1600 वेतन है उन पर ही लागू होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन में से कटौती की निर्धारित सीमा वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत वेतन अवधि में राशि का कितने प्रतिशत है? 20%, 40%, 50%, 60%। तो इसका सही जवाब है सी, 50%। अगला प्रश्न है, मजदूर भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्त से श्रमिक की सेवा समाप्ति के कितने दिन की समाप्ति से पहले भुगतान कर देना चाहिए? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन।
तो दूसरे दिन भुगतान कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत 2 क्रमिक लाभ अवधियों में बीमारी लाभ की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? 60, 61, 90, 91। तो अधिकतम अवधि 61 दिन की होती है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार प्रसूति लाभ कितने सप्ताह तक के लिए देय होता है? 6, 12, 18, 24। तो 12 सप्ताह के लिए देय होता है। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम कितने रुपए मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है? 7,000, 6500, 4,000, 5,000। तो 6500 जो है मासिक वेतन पाने वाले पर मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की राशि मजदूरी अवधि में देय मजदूरी की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 5%, 8%, 3%, 6%। इसका सही जवाब है 3%। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम में दर्शाया गया है कि मजदूरी अवधि में अंतिम दिन के पश्चात मजदूरी का भुगतान नियत दिन के समाप्त होने के पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं तो नियत दिन कौन सा होगा? दूसरा, 5वां, 7वां, 10वां। तो अगर 1000 है तो वो नियत दिन जो होगा वो 10वां होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रमुख उपबंधों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता है? मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी से कटौती, आश्रितों के लाभ, मजदूरी की अदायगी। तो आश्रितों के जो लाभ होते हैं वो मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में नहीं आते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, एक किशोर वह व्यक्ति है जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी हो लेकिन अभी तक 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी 18 वर्ष पूरे नहीं हैं। जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है लेकिन 21 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। जिसकी आयु 16 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। तो एक किशोर अवस्था वही कहलाती है जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है लेकिन 18 वर्ष पूरे नहीं हों। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी के पुनः अवलोकन और संशोधन के लिए उपयुक्त अंतराल निर्धारित करता है जो कि कितने वर्ष अधिक नहीं होता? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो उसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ है 8 घंटे वयस्क के संबंध में और 4 से 1/2 घंटे बाल श्रमिकों के संबंध में, 9 घंटे वयस्क के संबंध में और 5 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में, 9 घंटे वयस्क के संबंध में और 4 से 1/2 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में, 8 घंटे वयस्क के संबंध में और 4 से 1/2 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में। तो इसका सही जवाब है सी, 9 घंटे वयस्क के संबंध में और 4.5 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, छंटनी किए गए श्रमिक को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के बदले कितने दिन की दर के अनुसार औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा? 7, 15, 21, 30। तो छंटनी के संबंध में कहा गया तो उसे 15 दिनों का वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी का शोषण होने से रोकना, कर्मचारी को क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देना, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देना, कर्मचारी को स्वास्थ्य कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें सही जवाब है सी, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति है जिसने आयु के 13 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, आयु के 15 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, आयु के 16 वर्ष पूर्ण कर लिए हों। तो वह व्यक्ति है जिसने आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हों। इसका सही जवाब है बी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और भी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।